एक बार की बात है। राजा मानसिंह अपने सिपाहियों के साथ शिकार खेलने जा ही रही थी कि तभी रास्ते में अचानक से बारिश होने लगती है और महाराज अपने मंत्री से कहते हैं, अरे मंत्री जी, हमें लगता है ये बारिश रुकने वाली नहीं है। आप यहीं हमारे खेमे का इंतजाम करा दीजिए। ठीक है महाराज, आप यहीं ठहरिए, हम अभी खेमा लगवाते हैं। मंत्री सिपाहियों से कहकर महाराज के लिए खेमा लगवाते हैं और कुछ समय बाद खेमा बनकर तैयार हो जाता है और महाराज उसके अंदर चली जाते हैं। कुछ समय बाद महाराज खेमे से बाहर आते हैं और देखते हैं कि एक बंदर बारिश में भीग रहा होता है। सुनो, वो बेचारा बंदर काफी समय से बारिश में भीग रहा है। जाओ, उसे हमारे पास लेकर आओ। ये बंदर, तू बारिश में क्यों भीग रहा है? चल, तुझे हमारे महाराज ने बुलाया है। सुन सिपाही, अपने महाराज से जाकर कहना यदि उनके जैसा खेमा मेरे लिए अलग बनेगा तो ही उसमें जाऊंगा। महाराज, बंदर बोल रहा है कि आपके जैसा खेमा अगर उसके लिए भी अलग बनाया जाएगा तो वो उसमें रहेगा। अच्छा, बड़ा ही विचित्र बंदर है। चलिए ठीक है, आप उसके लिए भी हमारे खेमे के बगल में छोटा सा खेमा बना ही दीजिए। जी महाराज। राजा अपने खेमे के बगल में ही बंदर का खेमा तैयार करवा देते हैं और बंदर उस खेमे के अंदर खुशी खुशी चला जाता है। चलिए महाराज, काफी रात हो गई है, भोजन कर लीजिए। हाँ चलिए मंत्री जी। अरे सैनिक, हम यहाँ भोजन कर रहे हैं और वो बंदर भी बेचारा भूखा ही होगा। जाओ, उसे भी एक रोटी देकर आओ। ये ले बंदर रोटी, तेरे तो कभी नखरे ही खत्म नहीं होते। अबे सुन बे सिपाही, मैं कोई गली का कुत्ता कुत्ता नहीं हूँ, मैं बंदर हूँ बंदर। जा अपने महाराज से बोल, जैसे महाराज के लिए खाना परोसा गया है वैसे मेरे लिए भी परोसा जाए, तभी मैं खाऊंगा, नहीं तो खिला दे अपने महाराज को ही रोटी। सिपाही महाराज के पास जाकर सारी बातें बता देता है। अरे बड़ा ही नटखट बंदर है। ठीक है, आप उसके भोजन की थाल हमारे बगल में लगवा ही दीजिए। जी महाराज, मैं अभी उसको बुला कर लाता हूँ। दोनों साथ बैठकर खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद वे अपने अपने खेमे में सोने चले जाते हैं। और फिर अगली सुबह, महाराज, हमारी सारी तैयारियां हो गई हैं। चलिए, हमारा महल जाने का समय हो गया है। हाँ मंत्री जी, वो बंदर हमें मन भा गया, उससे जाकर पूछो क्या वो भी हमारे साथ महल चलेगा। ठीक है महाराज, हम पूछ लेते हैं। सुन रहे बंदर, महाराज पूछ रहे हैं कि तुम उनके साथ महल चलोगे। हाँ, मैं चलने को तो चलूंगा, पर महाराज जैसे हाथी घोड़ों पर बैठकर जाएंगे वैसे मैं भी एक घोड़े पर बैठकर ही जाऊंगा, तभी महल जाऊंगा। बोल दो अपने महाराज से। जाओ, बंदर के लिए भी एक घोड़ा तैयार करवाओ। और दोनों घोड़ों पर बैठकर महल के लिए निकल जाते हैं। कुछ समय चलने के बाद वह दोनों महल पहुंचते हैं। बंदर राज, तुम्हारा तो कोई भी नाम नहीं है, इसीलिए आज से हम सब तुम्हें झपट्टा कहकर ही बुलाया करेंगे। चलिए बंदर राज, हमारा महल आ गया है, अंदर चलिए। नहीं महाराज, आपके जैसा महल मेरे लिए अलग होगा, तभी मैं उसमें जाऊंगा, नहीं तो मैं चला जंगल। अरे ये क्या बात हुई? चलो ठीक है, तुम कह रहे हो तो हमारे महल के बगल में एक छोटा सा महल है, उसमें कोई नहीं रहता, तुम चाहो तो उसमें रह सकते हो। और बंदर अपने महल चला जाता है। बंदर महाराज के महल में जाता है और राज कार्यों में हाथ बटाने लगता है और राजा को अच्छी अच्छी सलाह भी देता है। अब राजा को भी बंदर बहुत प्रिय लगने लगा था। राजा उसकी हर बात मानती। एक दिन राजा की बेटी दरबार में आती है। सुनो भाई, ये लड़की कौन है? मैंने इसे पहली बार देखा है। अब तू नहीं जानता क्या? ये अपनी महाराज की बेटी सुरेखा है। अच्छा, मैंने तो इसे पहली बार ही देखा है। अरे वो क्या तेरी तरह इधर उधर उछल कूद करती रहती है क्या? जिसके बाद बंदर
राजमहल के कार्यों में और भी ज्यादा हाथ बटाने लगा और राजकुमारी के आगे पीछे फुदकता रहता और राजकुमारी भी बंदर को बहुत पसंद करने लगी। फिर एक दिन, महाराज, मैं आज आपसे एक चीज मांगना चाहता हूँ। हाँ बोलो झपट्टा, क्या मांगना चाहते हो? नहीं महाराज, मुझे आप पर विश्वास नहीं है। आप अपने 4 आदमियों के सामने मुझसे वादा कीजिए, तभी मैं आपको बताऊंगा। अबे तू तो अनोखा ही बंदर है बे, तेरी बातें भी विचित्र ही है। चल ठीक है, मैं अपने 4 आदमियों के सामने मैं वचन देता हूँ कि जो झपट्टा मांगेगा वो मैं उसे जरूर दूंगा, नहीं तो राजपथ छोड़ दूंगा। ले झपट्टा, अब बता बे क्या चाहिए तुझे? महाराज, आप मेरा विवाह महारानी जी के साथ करा दीजिए। अबे झपट्टा, पागल हो गया है क्या बे? वो राजकुमारी है और तू बंदर, तू अपने लिए तो कुछ नहीं कर पाता, राजकुमारी को कहाँ से खिलाएगा? महाराज, सोच लीजिए, आपने मुझे वचन दिया है, यदि आपने वचन पूरा नहीं किया तो आपको राजपथ छोड़ना होगा। अबे बंदर, ये क्या मान लिया तूने? मैं तुझे अपनी बेटी कैसे दे दूं? और महाराज उदास मन से अंदर चले जाते हैं। दिन पर दिन बीत जाते हैं। महाराज खाना पीना सब छोड़ देते हैं और चिंतित से रहने लगते हैं। पिताजी, आखिर क्या बात है? आपने कई दिनों से ठीक से भोजन भी नहीं किया और अब चिंतित भी रहते हो, क्या बात है? हमें बताइए। नहीं बेटी, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं पिताजी, आपको हमारी कसम, आप कुछ छुपा रहे हैं। अगर आप नहीं बताएंगे तो हम भी भोजन नहीं करेंगे। बेटी, वो अपना झपट्टा बंदर है ना, एक दिन उसने मुझसे वचन ले लिया और वचन लेने के बाद मुझसे कहने लगा कि मेरी शादी अपनी पुत्री से करा दीजिए। बेटी, मैंने उसे वचन तो दे दिया और ये भी कहा यदि मैंने अपना वचन पूरा नहीं किया तो मुझे राजपथ छोड़ना होगा। बेटी, अब मैं तेरा विवाह उस बंदर के साथ कैसे करा दूं? यही बात मुझे रात दिन खाई जा रही है। पिताजी, इसमें चिंता की क्या बात है? आपसे और आपके वचन से बढ़कर नहीं है ये जिंदगी। आप मेरी शादी झपट्टा से करा दीजिए और वचन मुक्त हो जाइए। नहीं बेटी नहीं, तुम एक बंदर के साथ जिंदगी कैसे काटोगी? वो तो एक जानवर है और तुम महलों की राजकुमारी। बेटा, अब हमें राजपाट छोड़कर कहीं और जाना होगा। पिताजी, मेरे खातिर पूरी प्रजा को सजा मत दीजिए। वो आपसे बहुत प्रेम करते हैं। मेरी खुशी के कारण आप अपना राजपथ मत छोड़िए। और वैसे भी राजा का प्रथम धर्म प्रजा की इच्छा पूरी करना होता है। राजकुमारी अपने पिता से जिद करने लगती है और जिद के कारण महाराज अपनी बेटी की शादी बंदर से करवा देते हैं। शादी के बाद राजकुमारी अपने महल चली जाती है। रात को माँ अपनी बेटी के कक्ष की तरफ जा ही रही होती है कि तभी उन्हें एक आदमी की आवाज सुनाई देती है। अरे, मेरी बेटी के कक्ष से किस पुरुष की आवाज आ रही है? आखिर कौन हो सकता है? और माँ अंदर की तरफ झांक कर देखती है कि एक सुंदर सा राजकुमार राजकुमारी से बातें कर रहा होता है। अरे राजकुमारी, हमारे बंदर होने से तुम्हें कितना दुख होता है। यदि हमें श्राप नहीं मिला होता तो हम आज खुशी से अपने महल में रह रहे होते। हाँ राजकुमार जी, आखिर आपका ये श्राप कब खत्म होगा? राजकुमारी, ये तो हम नहीं बता सकते। आप वक्त आने पर सब कुछ अपने आप ही समझ जाओगी। पता है, आपकी सासू माँ आज इस महल में हमारे साथ आई हैं। आप चाहो तो उनसे मिल लीजिए। नहीं नहीं राजकुमारी जी, हम कल सुबह अपने बंदर वाले रूप में ही उनसे मिलेंगे। यह सारी बातें महारानी बाहर खड़े होकर सुन रही थीं और उनकी नजर बंदर की खाल पर पड़ती है। अरे, यानी कि जमाई जी बंदर नहीं राजकुमार हैं। अगर मैं इनके बंदर वाली खाल को जला दूं तो ये फिर से हमेशा के लिए राजकुमार बने रहेंगे। एक काम करती हूँ, जला ही देती हूँ। और महारानी बंदर की खाल को ले जाकर आग में डाल देती हैं और इधर महाराज जलने लगते हैं। अरे अरे, ये क्या हो रहा है राजकुमारी? लगता है कोई मेरी बंदर वाली खाल को हाथ से जला रहा है। जाओ और जल्दी से रोको, वरना मैं पूरा जल जाऊंगा। और राजकुमारी बाहर जाकर देखती हैं। वह देखती हैं कि उनकी माँ ही बंदर की खाल को जला रही थी। अरे माँ, ये क्या किया आपने? मेरे जीते जी ही मेरे सुहाग को जला दिया। अगर आपको बंदर पसंद ही नहीं था तो एक बार मुझसे बोल दिया होता, हम कहीं और जाकर रहते। वैसे भी वो बंदर नहीं, एक राजकुमार है, उन्हें श्राप लगा है। अरे बेटी, ये क्या हो गया मुझसे? हे भगवान, मुझसे तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। बेटी, मैंने तो तेरा भला ही चाहा था, पर मुझे क्या पता ये सब हो जाएगा। मुझे माफ कर दे बेटी। माँ, आपने मेरा सुहाग छीना है। मैं शायद ही आपको इस जन्म में माफ कर पाऊँ, इसीलिए मैं आपको और इस महल को छोड़कर जा रही हूँ।
अरे बेटी, ये क्या बोल रही है तुम? माना कि मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, पर वो सब मुझसे अनजाने में हुआ है। बेटा, अगर तू हमें छोड़कर चली जाएगी तो हम कैसे रहेंगे? माँ, अनजाने में ही सही, पर आपने पाप तो किया है ना। आपने मेरा मुझसे सुहाग छीना है। मैं अब और यहाँ नहीं रहना चाहती, मैं जा रही हूँ माँ। और राजकुमारी महल छोड़कर वहाँ से चली जाती है। चलते चलते वह एक जंगल में पहुँच जाती है। काफी देर तक चलने के कारण वह थक जाती है और एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। उसी पेड़ के ऊपर दो पक्षी आपस में बात कर रहे होते हैं। पता है, इस राज्य की प्रजा बहुत दुखी है। हाँ, दुखी तो होगी ही, क्योंकि इस राज्य का राजा जला हुआ जो है। हाँ, तुझे पता है, उसी की सास ने तो उसे जलाया है। बेचारा राजकुमार अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। अरे, तो इस समस्या का कोई समाधान तो होगा ही, जिससे राजकुमार को बचाया जा सके। हाँ, है ना। राजकुमार के महल के पीछे एक सरोवर बना हुआ है। अगर उसका जल लाकर राजकुमार को पिलाया जाए तो वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे और उनका श्राप भी मिट जाएगा और पहले जैसे इंसानी रूप में आ जाएंगे। यदि ऐसा नहीं किया तो क्या होगा? अगर ऐसा नहीं किया तो राजकुमार हमेशा के लिए मर जाएगा। इससे हमें क्या, अब तो भगवान ही बचाए। पक्षियों की सारी बातें राजकुमारी नीचे बैठकर सब सुन रही थी। अरे, ये तो हमारी ही राजकुमार की बात कर रही हैं। अब हमें ही उन्हें बचाने उनके महल जाना होगा। और चलते चलते वे महल पहुंच जाती हैं। सुनिए, हमें जल्दी से अंदर जाने दीजिए। मैं राजकुमार की पत्नी हूँ। अरे पागल है क्या? हमारे महाराज अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं, वो शादी कैसे कर सकते हैं? देखिए, मुझे अंदर जाने दीजिए। मुझे पता है राजकुमार की जान कैसे बचाई जा सकती है। मेरा अंदर जाना बहुत जरूरी है। मुझे अंदर जाने दीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। द्वारपाल कौन है? उसे अंदर आने दो। और राजकुमारी अंदर चली जाती है। क्यों लड़की, कौन हो? क्या शोर मचा रही हो बाहर? महारानी जी, मैं आपकी पुत्रवधू हूँ। कृपया मुझे उनके पास जाने दीजिए। उनके जले पर मलहम लगाने दीजिए। सुन लड़की, हम तुम्हें राजकुमार के पास तो जाने देंगे, लेकिन अगर राजकुमार ठीक नहीं हुए तो हम तुम्हें मृत्यु दंड देंगे। और ये हम बाद में फैसला करेंगे कि तुम हमारी पुत्रवधू हो या नहीं। जी महारानी, मुझे मंजूर है। और महारानी राजकुमारी को राजकुमार के पास ले जाती हैं। राजकुमार राजकुमारी को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। अरे राजकुमारी, आप आ ही गई। हाँ, हम अब आ गए हैं। आप चिंता मत कीजिए, आप अब बिल्कुल ठीक हो जाओगे। नहीं राजकुमारी, बड़ी से बड़े वैद्य मेरी इस बीमारी को ठीक नहीं कर पाए। मुझे श्राप लगा है, अब मैं नहीं बच पाऊंगा। अरे, आप चिंता मत कीजिए, आपके श्राप का इलाज मुझे मिल गया है। और राजकुमार को जल पिला देती है। थोड़ी ही देर बाद राजकुमार बिल्कुल ठीक हो जाता है। मैंने कहा था ना, आप चिंता मत कीजिए। देखिए, आप बिल्कुल ठीक हो चुके हो और आप श्राप मुक्त भी हो गए हो। अरे वाह लड़की, जो बड़े से बड़े वैद्य न कर पाए वो तूने कर दिया। तूने राजकुमार को बिल्कुल ठीक कर दिया। नहीं माँ, ये लड़की नहीं है, ये आपकी पुत्रवधू है। इसी ने मुझसे मेरे बंदर वाले रूप में शादी की थी और आज इसने मुझे नया जीवन दान दिया है। माँ, ये कोई मामूली लड़की नहीं, ये महाराज मानसिंह की पुत्री सुरेखा है। अच्छा, उन राजा से तो हमारे राज्य के अच्छे संबंध हैं। ये उन्हीं की बेटी है। बेटा, तुमने हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है, ये मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। नहीं माँ जी, ये तो मेरा फर्ज था। जिसके बाद राजा विक्रम और सुरेखा अपने राज्य में खुशी खुशी रहने लगते हैं।